नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच, पूरा सच। दोस्तों, मुंबई सहारा न्यूज़ लगातार आप तक के मुंबई, महाराष्ट्र और देश के विभिन्न इलाकों की अलग अलग ताज़ा तरीन और सच्ची खबरें पहुंचा रहा है। आज बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मुंबई की एक होटल में एक सांसद, जी हाँ सांसद यानी एमपी मोहन डेलकर ने आत्महत्या कर दी थी। और आत्महत्या करने का जो कारण था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। जी हाँ, इसमें कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर इसकी सीधी सीधी जो है तलवार लटक रही है। और मोहन डेलकर ने आत्महत्या के बाद जो सुसाइड नोट दी है, उस सुसाइड नोट में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। राज्य के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात तो ज़रूर की है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक जनप्रतिनिधि एमपी रहते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपना इलाका छोड़कर, केंद्र शासित इलाका जो है वो छोड़कर मुंबई महाराष्ट्र में आके उन्होंने आत्महत्या की और न्याय की गुहार लगाई। आत्महत्या करना वैसे तो जुर्म माना जाता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले की उस समय की क्या हालत होंगी, क्या दशा रही होंगी, इस पूरे मामले को लेकर आज हम बात करते हैं। इस पूरे मामले में किस तरह से किन लोग आरोपी हो सकते हैं, किन लोगों पर तलवारें लटक रही है और केंद्र की इस सरकार को लेकर क्या कहना है जनप्रतिनिधियों का। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से भी हमने बातचीत की, तो आइए जानते हैं आज उस मामले को दोबारा से हम लोग खुलासा करते हैं। मोहन डेलकर की आत्महत्या का मामला। मोहन डेलकर एक चर्चित और प्रसिद्ध नाम था। सांसद मोहन डेलकर ने हाल ही में मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने खुदकुशी की केस में अब एक नया मोड़ आ चुका है। मुंबई के एक होटल में मृत मिले मोहन डेलकर की मौत के बाद जांच के दौरान 15 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला। बताया जा रहा है कि इस नोट में केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर और कई उच्च अधिकारियों का नाम भी शामिल है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। 7 टर्म राहिलेला मोहन डेलकर ते 7 टर्म सांसद होते, खासदार होते। त्यातले अनेक टर्म ते इंडिपेंडेंट खासदार होते। इतका दमदार नेता जेव्हा आत्महत्या करतो आणि आत्महत्या करत असताना मला त्या ठिकाणी न्याय मिळत नाही, काही अधिकाऱ्यांचे नाव त्यांनी तिथे दिलेले आहेत आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबरच त्यांनी जे तिथले जे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत माननीय प्रफुल्ल पटेल यांचं सुद्धा नाव त्यांच्या सुसाइड नोट मध्ये आहे। त्याच्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की त्या ठिकाणी माननीय प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर केंद्राचा दबाव होता का आणि माननीय प्रफुल्ल पटेल जे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत त्यांचा तिथल्या प्रशासनावर दबाव होऊन त्यांनी त्याच्या त्रासापायी आत्महत्या केली का, हा एक महत्वाचा प्रश्न समोर येतोय, त्याची चर्चा होते। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे की दादरा नगर हवेलीचे खासदार मुंबईला येऊन आत्महत्या करतात आणि त्या सुसाइड नोट मध्ये त्यांनी म्हटलंय की याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मला न्याय मिळू शकेल। म्हणजे जे त्या ठिकाणी दादरा नगर हवेलीला जे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर
कोणत्या प्रकारचा दबाव होता आणि आत्महत्या करताना ती सुद्धा तिथं न करता मला इथे येऊन करावं लागेल तेव्हाच मला न्याय मिळेल, कारण की तिथे प्रफुल्ल पटेल जे दादरा हवेली नगरचे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत ते न्याय देऊ शकणार नाही, असा सुद्धा उल्लेख आहे. त्याच्यामुळे या सर्व बाबीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याची सखोल चौकशी चालू आहे. आमचे अधिकारी सुद्धा त्या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि या संपूर्ण चौकशीमध्ये जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मोहन डेलकर 58 वर्षीय थे. उन्होंने अपने राजनीतिक में 1991 में कांग्रेस से चुनाव जीता था, जिसके बाद लगातार 6 बार वो सांसद बने और वो भी इंडिपेंडेंट। इनकी मुंबई में हुई सुसाइड के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस पूरे मामले पर रोशनी डालते हैं और इस पूरे मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार को दोषित मानते हैं। एक एमपी सांसद रहते हुए उन्होंने आत्महत्या की और मुंबई आ, तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मोहन डेलकर 7 बार के सांसद रह चुके, वो भी अपक्ष जीत के आना, और आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपक्ष अगर जीत के आता है तो कितना उसका पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी, कितने लोग उसको चाहते होंगे। तो जिस तरह से उस सांसद को भाजपा के तथा कथित प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, जिनका नाम प्रफुल्ल पटेल जी हैं, पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और इस समय केंद्र शासित प्रदेश है जो नगर हवेली, वहाँ के सांसद थे मोहन डेलकर जी, और वहाँ पे आत्महत्या न करके आके मुंबई में आत्महत्या करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये जो उन्होंने, मैं समझा, जो उन्होंने संसद में एक अपने लिए गुहार लगाई थी संसद में कि देखिए हमें खतरा है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्लैकमेल करने वाला कौन है, वो जो है प्रफुल्ल पटेल पूर्व मंत्री और वहाँ के प्रशासक जो हैं वो जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस सारे चीज़ों से व्यथित होके बार बार उन्होंने गुहार लगाई, यहाँ तक कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई, संसद में उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। इतना होने के बावजूद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, एक सांसद का सुनवाई नहीं होता है, एक जनप्रतिनिधि का सुनवाई अगर नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस देश में करना क्या चाहती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस समय जब एक सांसद देश का अगर आके आत्महत्या करता है तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन था, और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसको हम समझते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरह से अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर इसकी इंक्वायरी करने की बात की और कहा गया है साफ तौर पर कि इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगी, तो जिस तरह से उनकी जो मंशा थी महाराष्ट्र में आके, मुंबई में आके उन्होंने आत्महत्या की, तो आपको क्या लगता है कि भाई उनकी जो आखिरी इच्छा, क्योंकि उन्होंने एक सुसाइड नोट दिया था, सुसाइड नोट का मतलब ये होता है कि उनकी आखिरी इच्छा थी, सुसाइड करना अपराध माना जाता है, लेकिन उन्होंने खुद की जीवन शैली को समाप्त किया है और ये मंशा थी उनकी कि उन्हें न्याय मिले। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें किस तरह से न्याय दिया जाएगा, आपकी क्या सोच है? देखिए, पूरे देश में कहीं भी जा सकते थे, सुसाइड कर सकते थे। उन्हें ये पता था, उन्हें समझ में आ गया था कि पूरे देश में जो भाजपा का सुशासन नहीं, कुशासन चल रहा है, उस कुशासन से तंग होकर उन्हें समझ में आ गया कि अगर मुझे कहीं इंसाफ मिल सकता है तो मुझे महाराष्ट्र में मिल सकता है, मुंबई में मिल सकता है। और मुंबई की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उस सरकार के अंदर अगर मैं जाके अपने लिए अपनी जीवन लीला समाप्त करना बहुत अच्छा मैं नहीं समझता हूँ। जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि अगर एक कदम नहीं उठाते तो अच्छा था, लेकिन वो व्यक्ति एकदम मजबूर हो गया था और इस मजबूरी में उन्होंने अपना ये कदम उठाया। और ये कदम उठाने के पहले जो उन्होंने बार बार अपना गुहार जो उन्होंने लगाया था, वहाँ केंद्र सरकार से लगाया था, गृह मंत्री से लगाया था, और उसके बाद वहाँ के प्रशासक जो थे वो तो उनके खिलाफ ही थे। एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा था और उस पूरे षड्यंत्र से वो तंग आके उन्होंने आत्महत्या की। और महाराष्ट्र में आने के बाद में उन्होंने आत्महत्या की। मुझे तो बहुत तकलीफ है, और मेरा और पार्टी कांग्रेस पार्टी का और पूरे हमारे महाविकास आघाड़ी का एक सहानुभूति, एक हम लोग पूरे उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और जितना हो सकता है, हमारे जैसे गृह मंत्री ने कहा है कि इस पे पूरी तरह से जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी इसके अंदर अगर
जिसका नाम उन्होंने लिया है प्रफुल्ल पटेल का, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी और हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उसको जरूर कटघरे तक पहुंचाएगी, उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में अब जो है हिटलरशाही चलती है, तानाशाही चलती है। अब जो लोकतंत्र कहा जाता है ना, लोकतंत्र ने बचा कहाँ है? जब देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ लीजिए, 100 साल कहते हैं कि 100 साल हमको आज़ाद हो गया है इस देश में। 70 साल में कांग्रेस ने सरकार ने राज किया, जो बीजेपी चिल्लाती है। 70 साल में कभी देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील रोड पे आके अपने लिए गुहार नहीं लगाते हैं। इस देश में किसान जो आज 90 दिनों से रोड पे बैठे हुए हैं, 200 किसान आत्महत्या मर जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, मगर इस देश के प्रधानमंत्री को उनके लिए जरा सा वक्त नहीं मिलता है। मगर देश के प्रधानमंत्री को अंबानी अदानी जैसे लोगों के घर में शादियों में या उनके घर में छोटे से फंक्शन में जाने का मौका मिलता है, मगर वहाँ पे 5 किलोमीटर पे जो किसान बैठे हैं उनके लिए मौका नहीं मिलता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। इस देश में हमारे तानाशाही चल रही है। उस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद हो, किसी भी राज्य का हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, अगर इनके खिलाफ बोलेगा, तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जो उनका हथियार है, जो उनके पास तोता है, उस तोते का जो है ये उपयोग करते हैं और उसको दबाने की कोशिश किया जाता है। आज देख लीजिए बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के भतीजे पे तुरंत वहां पे सीबीआई पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। आप कैसे कर सकते हो भाई? आप मानहानि का दावा कैसे कर सकते हो? मैं तानाशाह हूं, मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको अंदर कर दूंगा, आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं आतंकवादी घोषित कर दूंगा, मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा, आप देशद्रोही हो। देशद्रोह तो आजकल एक नया फैशन चला है, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले ये बीजेपी की सरकार बच्चियों को अंदर करती है जेल में, और उसको कम से कम अदालत में थोड़ी तो बची हुई है, जो आस बची हुई लोगों की, वो आज से जितने जन के ऊपर लगा था सबको जमानत मिल गई है। बीजेपी को तमाचा मिला है। बीजेपी को ये सोचना चाहिए ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये हिटलरशाही नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो मैं आपको बताता हूं कि 2024 में इनको जिस तरह से पंजाब में उखाड़ के फेंक दिया है ना, उसी तरह से पूरे देश में बीजेपी को इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी, और इसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है, और बहुत जल्द आपको 2022 में उत्तर प्रदेश में इसका नतीजा दिखेगा।